नमस्कार। हम सभी लोग पुनः ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सभी को बायोलॉजी को पुनः टीच करने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी लोग काफ़ी दिनों से बायोलॉजी के रूप में क्लास के लिए इंतज़ार कर रहे थे। आप सभी का इंतज़ार खत्म हुआ और हम सभी लोग बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। जो सारे स्टूडेंट्स हमसे काफ़ी दूर रह रहे हैं या जिनसे हम संपर्क नहीं कर पा रहे, जो हमसे क्लासेज नहीं पढ़ पा रहे, हमारे पूर्व विद्यार्थी हैं, उन सभी को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम सभी लोग बायोलॉजी की क्लास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास 11th की बायोलॉजी प्रारंभ कर रहे हैं और इस 11th की बायोलॉजी में सबसे पहले हमें सिलेबस को देख लेना है कि पूरी बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी लोग क्लास 11th की जीव विज्ञान पाठ्यक्रम को अगर देखेंगे तो ये सिलेबस पूर्ण रूप से 5 इकाइयों में बटा हुआ है और ये 5 इकाइयाँ बायोलॉजी के लगभग 21 चैप्टरों का अलग अलग यूनिट का फॉर्मेशन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि इन इकाइयों में अलग अलग इकाइयाँ कौन सी हैं। तो पहली इकाई जिसे हम जीव जगत की विविधता कहते हैं और इसके अंतर्गत 4 चैप्टर्स दिए गए हैं जिसमें हमें इन चारों चैप्टरों पर डिस्कस करना है। पहला चैप्टर है सजीव जगत, दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, तीसरा चैप्टर है पादप जगत और चौथा चैप्टर है जंतु जगत किलर, जिसमें फर्स्ट में हमें सजीव जगत टोटल 1.7 to 1.8 मिलियंस जीवों का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये किस प्रकार से हैं, इनके बारे में जानना है। फिर हमें इनको क्लासिफाइड करना है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, इन सभी समूहों का निर्माण कैसे हुआ या लॉर्डेस टेक्सा क्या है। फिर हम सभी लोग पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे कि पादप जगत किसे कहते हैं या प्लांटी किंगडम्स क्या है। देन हम इसके बाद में जंतु जगत और जिसमें हम किंगडम्स के बाद में फाइलम पर डिस्कस करेंगे, फोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम और नीचे आते हैं तो सेकंड से यूनिट जो है इकाई 2 ये जंतु और पादपों की संरचनात्मक संगठना के रूप में बनाई गई, जिसमें हमें पहला चैप्टर नंबर 5 पुष्पी पादपों की शारीरिकी यानी मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम इसमें मुख्य रूप से पादपों के प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले सभी लीफ, रूट्स, स्टेम, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा चैप्टर आपका है पुष्पी पादपों की आकार की, जिसके अंतर्गत हम इंटरनल सेक्शंस में रूट्स, स्टेम और लीफ का अध्ययन करेंगे। और लास्ट का चैप्टर है जंतुओं का संरचनात्मक संगठन, जिसके बारे में हम जंतुओं के बारे में कुछ जीवों और कुछ जंतुओं की संरचनात्मक संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार हमारी बायोलॉजी का तीसरा इकाई बना हुआ है कोशिका संरचना एवं कार्य क्लियर, जिसके अंतर्गत हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल के बारे में हमें पहला चैप्टर से कोशिका जीवन की इकाई ये पढ़ने हैं। दूसरा चैप्टर से जैविक अणु बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हमें डिस्कस करने हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं और हमारी सेल्स या पूरे लिविंग वर्ड्स में कितने प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, इस चैप्टर्स में हम सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन क्या है या प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज जैसी अवस्थाएं क्या होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इकाई 4 पादप कार्यकी के रूप में बनाई गई है। इसके अंतर्गत हम प्लांट फिजियोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत पौधों में परिवहन, खनिज पोषण, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में श्वसन और पादप वृद्धि एवं परिवर्धन पर डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार इकाई 4 आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जिसे हम मानव कार्यकी कहते हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत कई चैप्टर्स दिए गए हैं जिनका हम डिस्कस करेंगे। मानव कार्यकी में पहला चैप्टर ये आपकी मानव कार्यकी, ये 5वीं इकाई बनी हुई है। ठीक है, इसके अंतर्गत कई चैप्टर्स दिए गए हैं। इकाई 4 में हम सभी लोग मानव कार्यकी या ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस इकाई के अंतर्गत हम सभी लोग पहला चैप्टर पाचन एवं अवशोषण यानी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पर डिस्कस करेंगे। दूसरा चैप्टर गैसों श्वसन एवं गैसों का विनिमय यानी रिस्पायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा चैप्टर उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन यानी स्पिटी वेस्ट एंड एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा चैप्टर गमन एवं संचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत मसल्स और बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर तंत्र के नियंत्रण एवं समन्वय पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ब्रेन्स और अन्य इंडोक्राइन्स ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर आपका होगा रासायनिक समन्वय में एकीकरण, कुछ बॉडीज की ग्लैंड्स और उनसे जुड़े रासायनिक या प्रोसेसों के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो ये होल डिस्कस हम सभी लोगों ने अपने 11th क्लास की सिलेबस के लिए किया है, क्योंकि शुरुआत में हमें चैप्टर्स शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ रहे हैं और हमारी बायोलॉजी के कितने चैप्टर्स हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, इनके बारे में जान लेना आवश्यक है। एक बार पुनः मैं आप सभी को अवगत कर दे रहा हूँ। आप सभी का जो इंतजार काफी दिनों से था बायोलॉजी क्लास के लिए कि आईबी सर्स के द्वारा बायोलॉजी पढ़े, तो इंतजार खत्म होता है और आज से हम बायोलॉजी की क्लास पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। जो हमसे दूर हैं आप उन सभी को पुनः बायोलॉजी की क्लास मिल पाएगी। पहला चैप्टर्स हम कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले हम इसी को जान लेते हैं। तो चैप्टर्स 1 की शुरुआत हम सबसे पहले ना तो इकाई फर्स्ट पढ़ाई जाएगी, यानी हम सभी लोग कुछ विशेष तरीके से बायोलॉजी को पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम तरीके का उपयोग करेंगे तो बायोलॉजी बेहद आसान हो जाएगी और फिर हम अच्छे से इसे समझ चुकेंगे। अगर आप हमारे पूर्व विद्यार्थी हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, तो मुझे इसमें कोई संशय नहीं है कि आप सभी को कोशिका जैसे टॉपिकों या कोशिका जैसे चैप्टरों के बारे में नॉलेज नहीं होगा। बट अगर हमारे पूर्व विद्यार्थी आप नहीं हैं तो उस दृष्टि को देखकर हम सबसे पहले अपनी तीसरी इकाई के बारे में शुरुआत करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, किसी एक बर्ड्स को फ्लाइंग करना है तो पंख की आवश्यकता होती है, किसी मनुष्य को चलना है तो पैर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अगर हमें बायोलॉजी जानना है तो सबसे पहले सेल को जानना अति आवश्यक है। इस दृष्टि के द्वारा या इस दृष्टि के अंतर्गत हम सबसे पहले चैप्टर 8 की शुरुआत करेंगे और चैप्टर 8 की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे हम इन सब चैप्टरों को क्लियर करते जाएंगे। तो यानी हम इस बायोलॉजी की क्लास की शुरुआत सबसे पहले चैप्टर 8 कोशिका जीवन की इकाई से करेंगे। देन हम इस यूनिट के चैप्टरों को क्लियर करने के बाद अगली यूनिट के चैप्टरों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका था बायोलॉजी क्लास 11 का पाठ्यक्रम। इसके बाद हम चैप्टर 1 की शुरुआत कोशिका जीवन की इकाई यानी सेल लाइफ ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। दिस इज एवर सिलेबस ऑफ क्लास 11 एंड ठीक है, बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका बेहतर भविष्य बायोलॉजी से जुड़कर और बेहतर बायोलॉजी के लिए रहे। धन्यवाद।